Hello friends, welcome to Helping Brains. This is our fourth lecture in our philosophy series for UPSC and for other examinations. Okay, so it is my humble request to you that first of all you go through the previous three lectures. Okay, I will cover the whole philosophy syllabus. So till now what we have covered? We have covered basics that if you, this lecture series deals with your philosophy optional for UPSC, public civil services, okay, NAT, JRF, academics, JNU entrance. Okay, so once you are comfortable with the concepts of philosophy, then you can write any exam. Okay, questions will be almost same. So we have seen some basics about philosophy. Okay, so you can go through my first three lectures which I have uploaded on my channel. So we have completed till your epistemology. Okay, and I will provide all these slides and the link also. Okay, from the next class I will try to provide slides on regular basis. Okay, you will get all these slides, so just listen to the lectures and then go through these slides. Okay, so we have covered up to uh, this point. Okay, this point we have covered in our previous lectures. So today I will be taking you okay, I will be taking to you further. So today we will be taking up classification of Indian philosophy. Okay, so right now we are in the introductory phase of philosophy. After that we will take all the philosophers one by one. Okay, so classification of Indian philosophy, as you can see on your screen, that we can classify Indian philosophy on the basis of Vedas. First is on the basis of Vedas. So on the basis of Vedas, either आस्तिक और नास्तिक. ओके, सो प्लीज रिमेंबर, वेदास के बेसिस पे आस्तिक होता है जिसे ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, या नास्तिक होगा. तो आस्तिक वो लोग होते हैं जो वेदास की वैलिडिटी को मानते हैं, मतलब उनके लिए वेदास आर वैलिड. ओके, जो कहते हैं वेदास आर वैलिड. नास्तिक वो होता है जिसके हिसाब से वेदास आपके इनवैलिड है. ओके, वेदास तो एग्जिस्ट करते हैं, देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग दैट. ओके, सॉरी, देयर इज नो डाउट रिगार्डिंग दैट, बट वेदास वैलिड है या नहीं है उसके बारे में आस्तिक और नास्तिक दो स्कूल आ जाते हैं. ओके, सो आस्तिक बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, अथॉरिटी और वैलिडिटी ऑफ वेदास. एंड योर एग्जांपल ऑफ आस्तिक न्याय वैशेषिका. ओके, देन योर सांख्य योगा. बेसिकली हम दो स्कूल्स एक साथ इसलिए लिखते हैं, न्याय वैशेषिका एलाइड स्कूल्स हैं. एलाइड का मतलब न्याय और वैशेषिका की फिलॉसफी ऑलमोस्ट सेम है दोनों अलग अलग स्कूल. ऐसे ही आपका मीमांसा और वेदांता, ठीक है, इनको सद दर्शन बोलते हैं. ठीक है, ये जो आपके 6 फिलॉसफी है, ओके, दे आर नोन एज सद दर्शन. ओके, सद दर्शन. ओके, सो श्री अरविंदो को बोलते हैं हम नियो वेदांतिक फिलॉसफी. ओके, ये जो आपकी 6 फिलॉसफी है जो वेदास को मानती है, न्याय वैशेषिका, सांख्या योगा एंड मीमांसा वेदांता, दे आर नोन एज सद दर्शन, 6 फिलॉसफी. और श्री अरविंदो आपके कंटेम्पररी फिलॉसफर है, नियो वेदांतिक, जैसे आपके स्वामी विवेकानंद है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, कंटेम्पररी में. सो दीज आर योर आस्तिक फिलॉसफर्स. देन योर मीमांसा फिलॉसफी एंड योर वेदांता. ओके, मीमांसा मीन्स आप मीमांसा पढ़ेंगे हम, ठीक है, मीमांसा की एपिस्टेमोलॉजी पढ़ेंगे आगे डिटेल में, और उसके साथ आपकी वेदांता. वेदांता मीन्स आपका शंकर, रामानुज, मध्वाचार्य, उन तीनों के बारे में वेदांता में पढ़ेंगे. ये डायरेक्टली आपके वेदास पे बेस्ड है. ओके, वेदास पे बेस्ड है. तो आपकी मीमांसा वेदास के अर्ली पार्ट पे बेस्ड है. ओके, अर्ली पार्ट पे बेस्ड है. और जो आपकी ये अर्ली पार्ट पे बेस्ड है, और जो आपकी वेदांता है वो आपका लेटर पार्ट पे बेस्ड है. ओके, सो दिस इज बेस्ड ऑन योर अर्ली पार्ट. ओके, and sorry, this is based on your early part, and this your Vedanta is based on later part. That's why we have written Vedanta. Vedanta means end of Vedas. So Vedanta is based on end of Vedas, and मीमांसा को हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं. पूर्व मीमांसा मीन्स प्रायर. ओके, पूर्व मीमांसा यानी पहले वेदास के अर्ली पार्ट पे बेस्ड है, और जो आपकी वेदांता है वो आपके लेटर पार्ट पे बेस्ड है, क्योंकि वेदास आपके क्या इस तरह से डेवलपमेंट हुआ है. ओके, सो जो एंड पार्ट पे बेस्ड है वेदास के, उसको हम वेदांता कहते हैं. आगे डिटेल में इनको पढ़ेंगे. ओके,
और ये आपकी डायरेक्टली बेस्ड है, बाकी बाकी जो है आपकी, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख रहा है कि जो आपकी वेदांत और मीमांसा के अलावा बाकी जो आपकी फिलोसफीज है, कौन कौन सी, न्याय, वैशेषिका, सांख्य, योगा, ये सारी आपकी इनडायरेक्टली बेस्ड है वेदांत पे। ओके, अब आपका आस्तिक क्लियर हो गया, 6 फिलोसफर्स आपके आते हैं। नास्तिक में कौन कौन आते हैं? जो ये मानते हैं कि वेदांत आपके वैलिड नहीं है, तो उसमें आपका चरवाका आता है, ठीक है। चरवाका एक आपका स्कूल है, ओके, दीज आर स्कूल्स। चरवाका किसी पर्सन का नेम नहीं है, दीज आर स्कूल्स, ओके। जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हो ना, आपके स्कूल का नाम होता था, जैसे कोई भी आपका टाइनी टॉट्स हो गया, ठीक है, कई लोग सेंट एंसलम में पढ़ते हैं, तो यह स्कूल का नाम है, उसमें बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। जैसे आप बोलते हो ना, ही इज एन एल्यूमिनाई ऑफ दिस स्कूल, तो ऐसे हम बोलते हैं ही बिलोंग्स टू चरवाका स्कूल। इफ यू फॉलो चरवाका's philosophy you belong to चरवाका school, okay, and if you follow Buddhist, ठीक है, Buddhist philosophy you belongs to Buddhist school, okay, so these are schools. Second is Buddhism has not accepted validity of Vedas and Jainism has not accepted validity of Vedas. So these schools have not accepted validity of Vedas. So on the basis of Vedas we have classified. Now on the basis of God, okay, so if we classify on the basis of God, then theist, those who accepts God, and atheist, those who does not accept God. So your theist, if you can see your theist and your astic, okay, these two terms are different, okay. Theist has something to do with God, whereas astic has something to do with Vedas. Otherwise we use these terms interchangeably, okay, but that is not right. Astic is something which is related to Vedas, and theist or atheist, it is something which is related to your God. So those philosophers who accepted God, okay, those who have accepted God, they are theist, and example is Nyaya, Vaisheshika, Yoga, Vedanta, and Shri Aurobindo. Can you see? Your Sankhya is not here, and your Mimamsa is not here, okay. Why? Because they have accepted Vedas, means they are astic, but they have not accepted God. Sankhya has not accepted God, Mimamsa has not accepted God. So we can say that although Sankhya and Mimamsa philosophy are astic in nature, they have accepted validity of Vedas, but they have not accepted God, so they are आस्तिक बट एथिस्ट, ओके, इज इट क्लियर? तो वेदास को माना है लेकिन आपके गॉड को नहीं माना है। एथिस्ट में आप देखोगे तो आपका एथिस्ट में हमारे पास पहले कौन था? चरवाका। चरवाका वहां पे हमारा नास्तिक में थे। बुद्धिज्म, इन्होंने भी गॉड को नहीं माना। जैनिज्म, आपका सांख्य और मीमांसा ने गॉड को नहीं माना, तो वो कहाँ पे ट्रांसफर हो गए? वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गए, ओके। तो हम जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इन्होंने गॉड को नहीं माना, और गॉड को नहीं माना तो उसके लिए इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स भी दिए, ओके। ये मैंने आपके लिए एक पूरी टेबल बना दी है, ठीक है। इस तरह क्लासिफिकेशन, आस्तिक और ऑर्थोडॉक्स, नास्तिक और हिट्रोडॉक्स, एक्सेप्टेड, अथॉरिटी और वैलिडिटी ऑफ वेदास, नॉट एक्सेप्टेड, these are your schools who have accepted, these are your schools who have not accepted. Then theist, okay, here is your theist, acceptance of God, atheist, non acceptance of God। theist में ये आपके schools हैं, और atheist में these are your schools, okay। And I have written note, although Sankhya and Mimamsa are astic, but they have not accepted existence of God। So आपको ये पता होना चाहिए कौन सा आस्तिक है, कौन सा नास्तिक है। Then you will be able to understand their philosophy in a better manner, okay। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, I will clarify your doubts। Now important features of Indian philosophy। अभी क्लासिफिकेशन देखा हमने, अब हम important features देखने वाले हैं, ठीक है। तो important features जो है आपके, ठीक है, आज हम इंपॉर्टेंट फीचर्स आपके 2 पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो कोशिश करते हैं एक पार्ट में देखने की, अगर आपका थोड़ा बड़ा बनता है वीडियो तो इसको ब्रेक कर देंगे। तो पहला जो आपका कोशिश हम करेंगे आज कॉज इफेक्ट थ्योरी को देख लेंगे। तो पहला जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है इंडियन फिलोसफी का, दैट इज कॉज इफेक्ट थ्योरी, ओके। अगर आपको ये क्लियर है कॉज इफेक्ट थ्योरी, मैंने जब आपकी शुरू की आपकी 3 क्लासेज जो आप पढ़ोगे अगर इंट्रोडक्टरी लेक्चर, तो आपको पता चलेगा कि कॉज इफेक्ट थ्योरी के बारे में मैंने बात की। कॉज इफेक्ट थ्योरी का मतलब है, आपको 2 चीज याद रखनी है। अकॉर्डिंग टू कॉजल थियरी एवरी इफेक्ट हैज ए कॉज। मैं पहले बात कर चुका हूं, अगर आपका मिल्क है, मिल्क से क्या बनता है? कर्ड। तो कर्ड का एक कॉज है, कर्ड इज एन इफेक्ट, कर्ड का एक कॉज है, दैट इज मिल्क। वहां पे मैंने बात की थी, अगर आपने पॉट बनाया तो पॉट का इफेक्ट कॉज क्या है? क्ले, ओके। तो बेसिकली
हर चीज का कोई ना कोई आपका कॉज होता है, बिना कॉज के इफेक्ट एग्जिस्ट नहीं करते, ये कहती है आपकी कॉजल थियरी। ओके, अब कॉजल थियरी में एक चीज तो ये है, और दूसरा पोस्टुलेट क्या है कि कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। देखो सिमिलरिटी होना जरूरी है जो कॉज इफेक्ट थियरी है। जैसे मान लो आपका मिल्क से आपने क्या प्रोड्यूस किया, मिल्क से आपने कर्ड प्रोड्यूस किया, तो क्या आप मिल्क से पॉट प्रोड्यूस कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मिल्क और पॉट में सिमिलरिटी नहीं है। यानी कि पहला पोस्टुलेट तो यह है एवरी इफेक्ट हैज ए कॉज, सेकंड इज देयर मस्ट बी सम सिमिलरिटी बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो ये देखो आप, ये मैंने आपके लिए 3 एग्जांपल लिखी है। क्ले से आपने पॉट बनाया, मिल्क से आपने कर्ड बनाया, और कॉटन से आपने क्लोथ बनाया। कॉटन से आप क्या पॉट बना सकते हो? नहीं ना। कॉटन से आप कर्ड बना सकते हो? नहीं। वो क्यों? क्योंकि सिमिलरिटी होना जरूरी है। तो ये 2 पोस्टुलेट्स हैं आपके कॉज इफेक्ट थियरी के। पहला एवरी कॉज हैज इफेक्ट, एंड सेकंड इज देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। देखो साइंस भी आपकी कॉजल थियरी को एक्सेप्ट करती है। ओके, साइंस आल्सो एक्सेप्ट्स योर कॉजल थियरी, लिखा हुआ है यहाँ पे। ओके, अब जैसे आपका अर्थक्वेक आया, ओके ओके, ग्रेवयार्ड, ओके, इनसे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी आपकी, तो साइंस भी क्या करेगी, उसका है ना, कोई भी आपका इफेक्ट होगा तो उसका कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी। अर्थक्वेक आया तो साइंस हमेशा कॉज को कोशिश करेगी, कॉज क्या है। ठीक है, तो साइंस में अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी इफेक्ट आया, अगर जैसे कई बार होता है कि हमारे यहाँ होता है कि कुछ रिलीजियस थिंग्स हो जाती हैं, चमत्कार जिन्हें हम कहते हैं, मिरेकल्स, जैसे कई बार गणेश जी ने दूध पी लिया, या कई बार आपके समुद्र का पानी मीठा हो गया, तो साइंस इन बातों को नहीं मानती। उसको क्या लगता है कि हर चीज के पीछे एक कॉज है, वो चमत्कारों को नहीं मानती। तो वो क्या करेगी फिर, उस कॉज के पीछे क्या इफेक्ट है उसको पता करने की कोशिश करेगी। ओके, तो साइंस हर चीज के पीछे आपका इफेक्ट को देखती है, वो हर इफेक्ट के पीछे कॉज को देखती है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि अगर कोई इफेक्ट है साइंस के हिसाब से तो उसका कॉज होगा। ओके, तो अब इंडियन फिलोसफर्स जो है सारे के सारे, वो भी आपके कॉजल थियरी को मानते हैं। ठीक है, हमने बोला था ना पहले, कॉजल थियरी किसका पार्ट है? आपका मेटाफिजिक्स का। तो इंडियन फिलोसफर्स भी आपके कॉजल थियरी को मानते हैं, कुछ को छोड़ के। चरवागा नहीं मानते आपके, ठीक है, चरवागा तो कुछ ही नहीं मानता है। ओके, लेकिन सारे फिलोसफर्स आपकी कॉजल थियरी को मानते हैं अधिकतर, लेकिन उनमें कुछ डिस्प्यूट है। किस चीज को लेकर डिस्प्यूट है? कि कॉज और इफेक्ट में किस तरह का रिलेशन है, कॉज और इफेक्ट में किस तरह का रिलेशन है, इस चीज को लेकर आपका डिस्प्यूट है। और इस डिस्प्यूट की वजह से आपकी अलग अलग थियरी ओरिजिनेट होती है। ओके, मतलब वो ये तो मानते हैं कि इफ इफेक्ट इज देयर देन देयर मस्ट बी सम कॉज, लेकिन उस कॉज को लेके और इफेक्ट को लेके उनमें रिलेशन क्या है, उस रिलेशन को लेके दे हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, एंड इन दिस वे डिफरेंट थियरीज हैव ओरिजिनेटेड इन इंडियन फिलोसफी। तो अगर हम बात करें, 3 मेन थियरी है जो हमें पढ़नी है। ठीक है, पहली आपकी सत्कार्यवाद। ओके, फर्स्ट इज योर सत्कार्यवाद। देखो सत्कार्यवाद 3 चीजों से मिलकर बनी है। सत मीन्स प्रेजेंट, कार्य मीन्स इफेक्ट। ठीक है, ये टर्म्स आपकी बार बार यूज होंगी, सत्कार्य एंड वाद मीन्स थियरी। तो सत्कार्यवाद अगर आप देखो तो ये प्रेजेंट हो गया, ये आपका इफेक्ट हो गया, और ये आपका थियरी हो गया। इट मीन्स योर इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन दी कॉज। सत्कार्यवाद थियरी क्या कहती है? जैसे आपको मिल्क से कर्ड बनाना है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको सांख्या में, अभी के लिए आपको सिर्फ हम फीचर्स देख रहे हैं। मिल्क से आपको कर्ड बनाना है, तो इसका मतलब यह है कि आपका जो कर्ड है ना, वो पहले से मिल्क में एग्जिस्ट करता है। कर्ड कोई नई चीज नहीं है, ये कहना है। तभी तो आपका कर्ड बन पाया, मतलब वो पहले से मिल्क में एग्जिस्ट करता था, इसलिए उससे कर्ड बन पाया। अगर वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करता तो नहीं बन सकता था। फॉर एग्जाम्पल आपका पॉट है, पॉट क्यों नहीं बन सकता मिल्क से? क्योंकि पॉट एग्जिस्ट नहीं करता मिल्क में पहले से, लेकिन पॉट किस में एग्जिस्ट करता है? आपका किले में। तो आपका जो सत्कार्यवाद है वो ये कहता है कि जो आपके इफेक्ट्स होते हैं, वो पहले से प्री एग्जिस्ट करते हैं कॉज में, इसलिए हम उनसे कॉज से आपके इफेक्ट्स जनरेट कर पाते हैं। ओके, सो we will see this theory in detail when we will cover our Sankhya and yoga philosopher. Okay, so Sat means present, कार्य means effect। ये टर्म्स आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ। ओके, पेपर में ये नहीं लिखनी, पेपर में तो सिर्फ इतना लिखना है, प्री एग्जिस्ट। ओके, एंड वाद मीन्स थियरी। तो सत्कार्यवाद मीन्स इफेक्ट इज प्रेजेंट इन इट्स कॉज बिफोर प्रोडक्शन से पहले ही वो उसमें इफेक्ट एग्जिस्ट करता था, तभी वो इफेक्ट प्रोड्यूस हो पाया। तो इसके सपोर्टर कौन कौन है? सांख्या, रामानुज। ओके, तो ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है सत्कार्यवाद। सेकंड असत्कार्यवाद। असत्कार्यवाद इसका जस्ट अपोजिट है। ओके, सत्कार्यवाद का जो अपोजिट है आपका, वो है आपका असत्कार्यवाद। ओके, तो असत्कार्यवाद आपका क्या कहता है? वो कहता है प्रेजेंट होता है
तो असत्कार्यवाद क्या कहेगा, उसका अपोजिट कहेगा कि आपका इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट, इफेक्ट डज नॉट प्री एग्जिस्ट इन दी कॉज। इसके कहने का मतलब है कि इफेक्ट ऑल्दो आपकी एक नई चीज है, बोला ये कभी भी आपके कॉज में प्रेजेंट नहीं था, ये आपकी एकदम नई चीज है। मतलब इनके कहने का मतलब है कि आपका कर्ड मिल्क में प्रेजेंट नहीं है, ओके। ऐसे ही आपका कॉटन जो है वो थ्रेड में प्रेजेंट नहीं है, ओके। सो इनके कहने का मतलब है ये जस्ट अपोजिट कहते हैं। तो असत का मतलब है यहाँ पे नॉट प्रेजेंट, ओके, और कार्य का मीन्स आपका इफेक्ट। सो दिस थ्योरी सेज दैट असत कार्यवाद मीन्स इफेक्ट डज इज नॉट प्रेजेंट इन इट्स कॉज बिफोर इट्स प्रोडक्शन, ओके, इज इट क्लियर। और ये इसको सपोर्ट किया है न्याय वैशेषिका ने, ओके। न्याय वैशेषिका बेसिकली सांख्य योगा ने जो थ्योरी दी है उसको क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि उन्होंने बोला है इफेक्ट आपका पहले से प्रेजेंट होता है कॉज में, सत्कार्यवाद यही तो बोलता है। और इसके लिए इन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, देयर आर 5 आर्ग्यूमेंट्स, वही पेपर में पूछे जाते हैं। वो 5 आर्ग्यूमेंट्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन वी विल सी सत्कार्यवाद। और न्याय वैशेषिका ने भी ये प्रूव करने के लिए कि इफेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है कॉज में, उसके लिए 5 आर्ग्यूमेंट्स दिए, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। तो सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद एक दूसरे के अपोजिट है। देखो, एक कहता है प्रेजेंट होता है, एक कहता है प्रेजेंट नहीं होता है। इन दोनों के बीच की मिडिल थियरी जो है उसे कहते हैं प्रत्यय समुत्पाद, ओके। तो प्रत्यय समुत्पाद जो है ये आपकी मिडिल पाथ है, यानी ये आपका ये कहता है कि ना तो हमेशा प्रेजेंट होता है और ना ये कहता है कि कभी प्रेजेंट नहीं होता, यानी ये दोनों के बीच का है। इधर आपका सत्कार्यवाद है, इधर आपका असत्कार्यवाद है। उनके बीच की जो थियरी है, जो मिडिल पाथ है, मतलब मिडिल पाथ का मतलब ये ना तो इसको मानेंगे हम ना इसको मानेंगे। तो आपको पता है मिडिल पाथ को कौन सपोर्ट करता है, हमेशा आपका मिडिल पाथ को सपोर्ट करता है बुद्धिस्ट फिलोसफर्स। तो इसको हम थियरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन भी बोलते हैं, ओके। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। और साथ में इसको रिलेटिव कॉजल थियरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके हिसाब से जो आपके इफेक्ट और कॉज है ना, इनमें रिलेटिव है रिलेशन, इनमें डिपेंडेंट रिलेशन है। आप समझो, जैसे यहाँ पे जो समुत्पाद मीन्स है, ठीक है, ये देख रहे हो ना, प्रत्यय समुत्पाद को अगर मैं तोड़ दूं, 2 पार्ट में ब्रेक कर दूं ऐसे, तो यहाँ पे समुत्पाद का मतलब है ओरिजिन, और ब्रैकेट में इफेक्ट लिखा है तो इसका मतलब ओरिजिन ऑफ इफेक्ट। और प्रत्यय का मतलब है यहाँ पे डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन, बेस्ड ऑन। तो अगर मैं बोलूं तो इसको ओरिजिन ऑफ इफेक्ट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स कॉज। जो आपका इफेक्ट होता है वो आपके कॉज पे डिपेंडेंट है। तो इनके कहने का मतलब ये, जैसे मान लो आपका ये आपकी एक कैंडल है, ये कैंडल क्या, आप ये ले लीजिए, एक आपका कोई लैंप है, लैंप यानी दिया, आपका दिया होता है, इसमें आपने कुछ मिल्क क्या ऑयल डाला और ये आपकी फ्लेम है, ओके, कॉटन फ्लेम इज देयर। तो ये आपका जो ये आपकी फ्लेम है ये कब तक चलती रहेगी? जब तक आपका एक तो ये कॉटन प्रेजेंट है और दूसरा इसमें ऑयल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ऑयल क्या है, आपका कॉज है, ओके। ये आपकी फ्लेम क्या है, ये इफेक्ट है, और ये आपका कॉटन भी क्या है, आपका कॉज है, ओके। तो बेसिकली जैसे ही आपकी कॉटन खत्म हुई या फिर आपका ऑयल खत्म हुआ तो आपकी फ्लेम रहेगी क्या? नहीं रहेगी। यानी इनके हिसाब से ना तो आपका इफेक्ट हमेशा से उसमें प्रेजेंट था, ना ये कह रहे हैं कि आपका इफेक्ट कभी प्रेजेंट नहीं था। ये कह रहे हैं कि जब तक कॉज है तब तक आपका इफेक्ट है, जैसे ही कॉज खत्म हो जाता है वैसे ही इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो है ना बीच का रास्ता। तो इट इज वन ऑफ द सेलिब्रेटेड थियरी ऑफ कॉजलिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है। ये हर साल क्वेश्चन आता है, क्योंकि इससे रिलेटेड एक और कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, द्वादश निदान, ओके। इसके बेसिस पे ही बेसिकली गौतम बुद्धा ने आपका जो हम पढ़ेंगे 4 नोबल ट्रूथ्स, उसमें से सेकंड और थर्ड नोबल ट्रूथ को इस पे एक्सप्लेन किया है, ओके। सो इट इज कंसिडर्ड एज मिडिल पाथ बिटवीन, किस किस के बीच में मिडिल पाथ है, यहाँ देखो आप, मिडिल पाथ बिटवीन सत्कार्यवाद एंड असत्कार्यवाद, दोनों के बीच में मिडिल पाथ है ना। सत्कार्यवाद क्या बोलता है, हमेशा प्रेजेंट है, असत्कार्यवाद कभी प्रेजेंट नहीं है। ये क्या बोलते हैं, जब तक कॉज है तब तक इफेक्ट रहेगा, कॉज जैसे ही आपका डिस्ट्रॉय हुआ वैसे ही इफेक्ट भी आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो इट इज अ मिडिल पाथ बिटवीन योर सत्कार्यवाद एंड असत्कार्यवाद। इसके लिए मैंने आपके लिए चार्ट बनाया, ठीक है, होपफुली आपको विजिबल होगा। देखिए, सत्कार्यवाद, सत मीन्स प्रेजेंट, इफेक्ट थियरी, इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन इट्स कॉज बिफोर इट्स प्रोडक्शन, ये मैंने आपके लिए बनाया भी है। देखिए, इफेक्ट इज प्री एग्जिस्ट इन इट्स कॉज बिफोर इट्स प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, कार्ड इज प्री एग्जिस्ट इन मिल्क बिफोर इट्स प्रोडक्शन। ये बीच में थोड़ा गलत हो गया तो इसको मैंने काट दिया, इसको आप डिस्कार्ड कर देना, ओके।
ऑयल आपका पहले से किस में प्रेजेंट होता है, सीड में, ओके। सपोर्टेड बाय सांख्या रामानुज। एक्सट्रीम अफर्मेशन, देखो एक्सट्रीम अफर्मेशन है, आप बोल रहे हो कि हमेशा इफेक्ट प्रेजेंट होता है, एक्सट्रीम अफर्मेशन, ठीक है। इफेक्ट ऑलवेज प्री एग्जिस्ट इन इट्स कॉज। यहां पे आप आ जाओ असत्कार्यवाद में, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, वही चीज मैंने ऊपर लिखी है, एक्सट्रीम निगेशन है, ओके। एक्सट्रीम निगेशन इज देयर, आप बोल रहे हो कभी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर आप प्रत्यय समुत्पाद को देखो तो, आप प्रत्यय समुत्पाद को देखो तो ये वाला डायग्राम, ठीक है, ऑयल और फ्लेम वाला, कि जब तक आपका इफेक्ट, जब तक आपका कॉज है तब तक आपका इफेक्ट है। ये देखिए, एज फार एज कॉज इज प्रेजेंट, ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू दी स्लाइड्स, एज फार एज कॉज इज प्रेजेंट इफेक्ट विल ऑल्सो बी प्रेजेंट, एज सुन एज कॉज इज डिस्ट्रॉयड इफेक्ट सीजेस टू एग्जिस्ट। तो ये मिडिल पाथ है, ठीक है। गौतम, जो आपके गौतम बुद्ध है जिन्होंने बुद्धिज्म प्रोपाउंड किया, बुद्धिज्म सपोर्ट्स मिडिल पाथ, ओके। सो दिस इज बेसिकली योर कॉजल थियरी, ओके। तो ये फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, इसमें किसी को कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। ये तीनों थियरी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सट्रीम अफर्मेशन, यहां आप बोल रहे हो कि हाँ, जैसे हम भी जब, आप भी जब आईएएस बन जाओगे, तो आप भी जब मान लो आईएफएस आपको मिल गया, इंडियन फॉरेन सर्विस, तो आप क्या रहोगे, डिप्लोमेटिक रहोगे। आप कभी, कोई आपसे बोलेगा कि आपको कोई भी व्यू पॉइंट लेगा, तो आप ना तो एकदम हाँ बोलोगे ना एकदम निगेट करोगे, आप मिडिल पाथ लोगे। ऐसा ही हमारे यूपीएससी के इंटरव्यू में होता है, वहां पे भी हमें थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, ओके। एक्सट्रीम निगेशन, एक्सट्रीम निगेशन क्या है, जब आप बोल रहे हो कि प्रेजेंट होता ही नहीं है, और ये आपका मिडिल पाथ है, ओके। सो योर सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद एंड प्रत्यय समुत्पाद, आगे तो डिटेल में देखेंगे, इन पे एक एक दो दो लेक्चर जाएंगे कम से कम हमारे, ओके। तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लिए हम इतना ही खत्म करते हैं। अब ये हमारा पहला पॉइंट था, ठीक है, हमने क्या देखा, ये देखो डिफरेंट, ये है आपका इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, तो उसका पहला फीचर देखा हमने, कॉज इफेक्ट थियरी, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के इंपॉर्टेंट फीचर देखेंगे, और उसके बाद अगले लेक्चर से हम, इसके बाद फिफ्थ लेक्चर है हमारा, फिफ्थ लेक्चर में हम इसका बाकी के पॉइंट्स देखेंगे, और उसके बाद हम चरवा का शुरू करेंगे, हमारा फर्स्ट फिलोसफर, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और आपको पसंद आ रहा होगा, तो पसंद आ रहा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ओके।